जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सौरभ दुबे मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी बहुत ही बेहतरीन होंगे। एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई में दिन रात एक करके लगे हुए होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि प्रैक्टिस सेट अपना चल रहा है, जिसमें हमने कुल मिलाकर 4 अध्याय अभी तक कर लिया है। कल हमने किया था कौन सा अध्याय? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज जो बारी आती है, आज जो नंबर आता है, वो है अध्याय संख्या 5 का, जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। बेहतरीन चैप्टर है और ज्यामिति की शुरुआत यहीं से होती है। अध्याय 5 में आप यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ते ही जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं अध्याय 6 में रेखाएं और कोण, फिर अगला ज्यामिति का चैप्टर कौन सा? त्रिभुज, फिर चतुर्भुज, फिर वृत्त। मतलब यहीं से आपका कक्षा कक्षा 9 में, मतलब कि क्लास 9th में ज्यामिति की शुरुआत हो जाती है। तो आइए एक बेहतरीन शुरुआत के साथ यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय स्टार्ट करते हैं। और ये भी बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में सभी के सभी इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। साथ में हम 5 एमसीक्यूज के क्वेश्चंस देखेंगे और ये है अपना प्रैक्टिस संख्या 5। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, जो 4 मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, 9th क्लास की प्लेलिस्ट में। वहां पर आपको 4 के 4 वीडियोज मिल जाएंगे, या लाइव क्लास में जाएंगे वहां पर भी मिल जाएंगे। बात करेंगे हम सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय का उद्गम कहां से हुआ, शुरुआत कहां से हुई, इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ज्यामिति शब्द एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है, जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और मेट्रॉन। कौन कौन सा शब्द? जियो और मेट्रॉन। जियो का अर्थ होता है भूमि यानी कि पृथ्वी, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना। पहले के जो पुराने लोग थे, प्राचीन काल के लोग थे, उनको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ी होगी कि हम भूमि को नापते हैं। अभी भी जरूरत पड़ती है भूमि को मापने की। जैसे कि आपने सुना होगा, जो लोग गांव में रहते होंगे उनको पता भी होगा कि हमारे पास जो फसल उगाने के लिए खेत होते हैं, उनको भी माप के रखना पड़ता है कि हमारे पास 2 बीघा खेत है, हमारे पास 10 बीघा खेत है, हमारे पास 2 एकड़ भूमि है, हमारे पास 4 बिस्सा है ना। तो तरह तरह के मात्रक हैं भूमि को मापने का। तो जैसे जैसे जनसंख्या बड़ी होगी, सबने अपनी अपनी भूमि को कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा, तो भूमि मापन का कहीं ना कहीं प्रयोग आने लगा होगा, और वहीं से स्टार्टिंग होती है ज्यामिति की। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। शब्द ज्यामिति ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो तथा मेट्रॉन से बना हुआ है। जियो का अर्थ है पृथ्वी तथा मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना। अतः ज्यामिति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है वो होता है भूमि को मापना, भूमि मापन। प्राचीन काल में ये शुरुआत हुई थी मिस्र और बेबीलोनिया से। वहां के निवासियों ने सबसे पहले ज्यामिति का अध्ययन प्रारंभ किया था। कहां से? मिस्र और बेबीलोनिया के लोगों ने इसकी स्टार्टिंग की थी। अब ये मिस्र और बेबीलोनिया के लोगों ने धीरे धीरे ज्यामिति की स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे तरह तरह की आकृतियों पे काम करना, जैसे कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, इस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। और ये बात फैलते 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 यूनान तक पहुंच गई। और जैसा कि चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, तो यूक्लिड जो है वो एक यूनानी गणितज्ञ हैं। आगे देखिए, इसके बाद ज्यामिति का ज्ञान यूनान तक पहुंच गया। यूनान के गणितज्ञ यूक्लिड जो हैं, इनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री मतलब कि ज्यामिति के पिता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ज्यामिति में इनका बहुत सारा योगदान रहा, बहुत सारा काम किया इन्होंने ज्यामिति के फील्ड में। तो इनको हम ज्यामिति का पिता भी कहते हैं। ठीक है। प्राचीन भारत में हम जो ज्यामिति का प्रयोग किए करते हैं, तो जैसे अभी जल्दी में ही छठ पूजा गई, छठ पूजा में आपने देखा होगा कि एक वेदी बनाते हैं जिस पर हम पूजा करते हैं। तो वेदी का आकार भी कुछ ना कुछ ज्यामिति के आकार का है। तो जो भी यज्ञ होते थे, अनुष्ठान होते थे, प्राचीन काल में यज्ञ अनुष्ठान आप लोगों ने देखा होगा, कहीं यज्ञ वगैरह होता है जब, तो यज्ञ और अनुष्ठान में जो हम वेदियां बनाते थे, जिस पर हम आग जलाकर अग्नि प्रज्वलित करके पूजा पाठ करते हैं, तो वो जो वेदी बनती थी वहां पर भी हम ज्यामिति का प्रयोग करते थे। तो यहाँ से जो स्टार्टिंग भारत में हुई थी, अपने देश भारत में हुई थी, वहां से स्टार्टिंग हुई थी। कहाँ से? जब प्राचीन भारत के लोग वैदिक अनुष्ठानों के लिए वेदी बनाते थे, वहां से। क्लियर है बातें? तो ये तो हो गई परिचय की बात। अब कुल मिलाकर जो ज्यामिति के मूल सिद्धांत हैं, वो कुछ बातों पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे अभिगृहित की, अभिगृहित के बाद अभिधारणाएं, इसी तरह से प्रमेय, इसी तरह से कथन, उपप्रमेय। तो ये सब ज्यामिति के मूल सिद्धांत हैं। मतलब पूरी की पूरी ज्यामिति
इन्हीं सब बातों पर डिपेंड करती है। किस पर? अभिगृहित, जिसको हम एक्सियम्स बोलते हैं इंग्लिश में, अभिधारणाएं जिसको हम पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे क्या कि कथन आ गया, प्रमेय आ गया, उपप्रमेय आ गया। तो ये सारी चीजें आप ज्यामिति में पढ़ते भी हैं, सब लोग पढ़ते हो। तो ये सारी चीजें ही मतलब कि ज्यामिति का बेस बनाती हैं, आधार बनाती हैं, नींव रखती हैं। यहीं से ज्यामिति की स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभिगृहित क्या होते हैं, एक्सियम्स क्या होते हैं। वे कल्पनाएं जिन्हें बिना सिद्ध किए ही सत्य मान लिया गया, कि मतलब ये बात सत्य है, इसको प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, इसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो अभिगृहित है, मैथ में तो लागू होता ही होता है, गणित में तो चलता ही है, बाकी जगहों पर भी चलता है, बाकी जगहों पर भी चलता है। तो अभिगृहित वे कल्पनाएं जिन्हें बिना सिद्ध किए ही सत्य कथन मान लिया गया तथा जिन्हें निरंतर गणित में प्रयोग किया गया है, जिनका केवल ज्यामिति से ही विशेष संबंध नहीं होता है, अभिगृहित कहलाते हैं। मतलब अभिगृहित का यूज जो है ज्यामिति के अलावा, गणित के अलावा बाकी जगहों पर भी होता है। जैसे एक अभिगृहित मैं अगर आपको बताता हूं कि आधे का आधा, अगर किसी चीज का आधा कर दिया, मान लो दो वस्तुएं आपस में बराबर हैं, मेरे दोनों हाथ में जरा देखना कितनी कितनी उंगलियां हैं, सर 5-5 हैं। जब दो बराबर वस्तुओं में से बराबर चीजें घटाई जाती हैं तो जो बच रहा है 3-3, दो बराबर वस्तुएं हैं, इसमें से दो दो चीजें घटा दिया मैंने, अब जो बचा हुआ है वो भी आपस में बराबर होगा। तो ये एक प्रकार का अभिगृहित है, सत्य बात है, बराबर चीजें हैं, बराबर चीजें घटा दिया, अब जो बचा है यहां भी 3 यहां भी 3, ये भी आपस में बराबर होंगे। या बराबर चीजें अभी भी दिख रही हैं आपको 3-3, इसमें बराबर चीजें मतलब दो जोड़ दिया तो अभी भी बराबर आएंगे। तो ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पहले से भी पता होती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अभिगृहित बोलते हैं। इनको कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, इनको किसी भी प्रकार का प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये तो हो गई अभिगृहित की बातें। इसी प्रकार से हम अभिधारणाओं की अगर बात करें तो अभिगृहित तो सर्वव्यापी कथन होते हैं तथा अभिधारणाएं किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित अभिगृहित होते हैं। आ रही बात समझ में? जो अभिधारणाएं होती हैं वो भी एक प्रकार की अभिगृहित हैं, लेकिन ये किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित, अर्थात जो हम अभिधारणाओं का यूज करेंगे ये भी एक प्रकार का अभिगृहित है, लेकिन इसका पर्टिकुलर यूज किसी पर्टिकुलर फील्ड में किया जाता है। जैसे मैं बोल सकता हूं कि जो अभिधारणाएं हैं इनका यूज हम ज्यामिति में करेंगे, तो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित बातें होती हैं वो अभिगृहित हो जाती हैं, नहीं तो नहीं तो अभिधारणाएं हैं। आ रही बात समझ में? अभिगृहित क्या है? सर्वव्यापी कथन है, तथा अभिधारणाएं किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित अभिगृहित होते हैं। ये विशेष क्षेत्र से संबंधित हैं और ये हर जगह लागू होते हैं, ये हर जगह लागू होते हैं, ये किसी विशेष क्षेत्र से अर्थात ज्यामिति से संबंधित होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम कि कथन क्या होते हैं। अब देखो कथन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा। तो जो भी आप ट्रू फॉल्स, सत्य या असत्य वाली बातें करते हैं मैथ्स में या किसी भी बुक में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो या तो सत्य होता है या तो असत्य होता है। ऐसा प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है या हमारी किताब में दिया रहता है कि सत्य तथा असत्य लिखिए। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि सूर्य पूर्व में उगता है। अब ये बात या तो सत्य होगी या तो असत्य होगी, तो ये एक क्या हो गया, ये एक कथन हो गया, यह एक स्टेटमेंट हो गया। कथन के बाद हम बात करेंगे प्रमेय की। तो प्रमेय पहले से प्राप्त परिणाम, पहले से प्राप्त कैसे परिणाम, जो अभिगृहित और अभिधारणा से प्राप्त परिणाम है उनका प्रयोग करके जो हम कथन बनाते हैं उसको हम प्रमेय कहते हैं। जैसे आपने एक कथन ये देखा, ये एक कथन है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये एक कथन है लेकिन हमें इसको सिद्ध करने की जरूरत पड़ती है। तो जिसको भी सिद्ध करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें हमें उपपत्ति लिखनी पड़ती है, वो सभी के सभी प्रमेय होते हैं, थियरम्स होते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हो गई मूल सिद्धांत की, ज्यामिति के मूल सिद्धांत की। अब यूक्लिड ने कुछ अभिगृहित और कुछ अभिधारणाएं दी हैं। क्या अभिगृहित हैं? ये साथ के साथ अभिगृहित हैं और यहां पर 5 अभिधारणाएं हैं, इनको हम सीखेंगे और इसके बाद से हम सीधे सीधे अपने बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं जल्दी से, छोटा चैप्टर है ये।
यहां पर यूक्लिड ने कौन कौन से अभिगृहित दिए हैं, तो 7 अभिगृहित दिए हैं जो आपको लाइन से याद होने चाहिए, जो आपको लाइन से मतलब क्रम से याद होने चाहिए। जैसे सबसे पहले पढ़ लो फिर याद कराता हूं, पहले पढ़ लो इसको। पहला अभिगृहित कहता है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों। जैसे किसका एग्जाम्पल दे दूं, मेरे आसपास कुछ है ऐसा, चलो छोड़ो। मैंने बोल दिया कि ये एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त है, मैंने बोल दिया कि ये एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त है, या इसको छोड़ो, वृत्त को छोड़ो, मैं तुम्हें बहुत ही आसान लैंग्वेज में दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैंने बोल दिया कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर भी 5 सेंटीमीटर है। ए बी एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और बी सी भी एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब दोनों 5 हैं, ये देखो ये बराबर वस्तुएं हैं, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। मतलब इन दोनों कथन से मैं लिख सकता हूं कि ए बी बी सी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या दिया, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों। ये दोनों वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हैं, ये तो एक ही वस्तु है ना 5, ये तो एक ही वस्तु है 5। तो ये जो दोनों वस्तुएं हैं, पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, ये दोनों एक ही वस्तु 5 के बराबर हैं, तो ये दोनों वस्तुएं पहली और दूसरी आपस में बराबर होंगी। बात खत्म, सिंपल सी बात है ना, ये तो सबको पता है, लेकिन हमें जानना जरूरी है। हम इसका प्रयोग करते हैं जब हम कोई भी प्रमेय सिद्ध करते हैं तब। ठीक है, सेकंड क्या है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर होते हैं। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो प्राप्त पूर्ण भी बराबर होते हैं। ये रहा बराबर, है ना दोनों बराबर, ये रहा बराबर, इसमें कुछ बराबर जोड़ दो, इसमें दोनों तरफ एक एक जोड़ दो। आप जोड़ दिया सर एक एक, पहले भी बराबर था, और अगर इसमें बराबर संख्याएं जोड़ा आपने, एक एक जोड़ा, तो जो प्राप्त संख्या होगी, जो पूर्णांक होगा वो भी बराबर होगा। पहले 3 3 था, अगर बराबर जोड़ दिया तो बराबर ही आएगा। और अगला जो अभिगृहित है वो है कि अगर बराबर में से बराबर घटा दिया आपने, एक घटाया तो एक एक ही बचेगा। आ रही बात समझ में, तो किसी बराबर संख्या में दो चीजें बराबर हैं, दो चीजें बराबर हैं। जैसे आप मान लो कि दो भाई हो, आप दो भाई हो, या एक भाई एक बहन ले लो, है ना, एक भाई और एक बहन है। अब मम्मी ने दोनों को पैसे दिए 10-10 रुपए, तो दोनों के पास बराबर पैसे हैं। और पापा आए, पापा ने भी कुछ बराबर पैसे दे दिए 5-5 रुपए और, तो पहले भी तुम्हारे पास बराबर थे, और जब पापा ने उसमें बराबर पैसा जोड़ दिया तो अब जो तुम्हारे पास कुल रुपए 15 रुपए हो चुके हैं वो भी आपस में बराबर हैं। मतलब बराबर में जो मम्मी ने बराबर दिया था उसमें पापा ने बराबर जोड़ दिया, और जो कुल आया वो भी बराबर है। 10-10 रुपए पहले थे, 5-5 रुपए पापा ने जोड़ दिया, तो मम्मी ने बराबर दिया था, पापा ने उसमें बराबर जोड़ दिया, और जो तुम्हारे पास कुल आया वो भी क्या है, बराबर है। और ऐसे ही ये वाला है कि बराबर में से अगर बराबर घटा दिया जाए, मतलब पापा ने इस बार 5 रुपए तुमसे छीन लिए, तो तुम्हारे पास 5-5 रुपए बचेंगे। आ रही बात समझ में, तो बराबर में बराबर जोड़ोगे तो भी बराबर, और बराबर में बराबर घटाओगे तो भी बराबर। तो ये 3 अभिगृहित पहले याद करेंगे आप। चलो चौथे को भी ले लो पहले, 4 एक साथ याद करेंगे, 3 एक साथ याद करेंगे, है ना, नहीं तो 3 एक साथ कर लो, ये जोड़ घटाना वाला है, पहले 3 याद कर लो तुम। पहला वाला क्या बताया था कि एक ही, अगर बराबर एक ही वस्तु के बराबर हो, दो वस्तुएं एक ही बराबर वस्तु के बराबर हो, तो ये दोनों वस्तुएं आपस में बराबर होती हैं। अगर दो चीजें, ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें एक ही चीज के बराबर हो तो ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। ये दो चीजें एक ही चीज के बराबर हो तो ये दोनों आपस में बराबर होती, पहला। दूसरा है बराबर में बराबर को जोड़ दोगे तो उत्तर भी बराबर आएगा, और तीसरा है बराबर में बराबर को घटा दोगे तो भी उत्तर बराबर आएगा। पहला दूसरा तीसरा याद हुआ। पहला क्या बताया, पहला ये बताया कि अगर वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों वो आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। क्या, वे वस्तुएं जो एक दिए हुए वस्तु के बराबर हों वो दोनों वस्तुएं आपस में बराबर होती, पहली बात। दूसरी बात क्या कि बराबर में बराबर को जोड़ दिया तो उत्तर बराबर आएगा, और तीसरी बात क्या कि बराबर में बराबर को घटा दिया तो भी उत्तर बराबर आएगा। बहुत बढ़िया। चौथी बात क्या है,
वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये एक रेखाखंड AB है। संपाती का मतलब क्या होता है जानते हो? जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें, एक दूसरे के सर्वांगसम हो, है ना। संपाती एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें। ये AB है, इसी के ऊपर मैंने एक और रेखा बना दिया जो इसको पूरी तरह से ढक लिया, जिसका नाम CD है। तो AB और CD संपाती हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को ढक लिए। जैसे मेरा दोनों हाथ, ये देखो दोनों हाथ, अब ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लिया, मतलब ये दोनों जो हथेली हैं, ये दोनों हथेली संपाती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी। तो जो चीजें एक दूसरे के संपाती होती हैं, एक दूसरे को पूर्णतया पूरी तरह से ढक लेती हैं, वो आपस में बराबर होती हैं। ये बताता है अभिगृहित संख्या 4। इसके बाद 5, 6, 7 देखो। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये मेरा पूर्ण हाथ है, ये पूरी हथेली है। अब इसका छोटा सा भाग देखो, ये 2 उंगलियां इसकी भाग हैं, छोटा सा हिस्सा है ना। ये तो पूरा हथेली है, ये छोटा सा हिस्सा है, तो कौन बड़ा होगा? सर पूर्ण। पूर्ण मतलब पूरा हाथ। पूरा हाथ तो हमेशा अपने हिस्से से बड़ा होगा। या अभी अभी तुम खाना खाओगे या खाना खा चुके होगे, जब खाना खाते हो तो एक रोटी मम्मी देती हैं, है ना, गोल मटोल सी रोटी मम्मी देती हैं। अब रोटी तुम्हारे पास, मान लो एक रोटी तो खाओगे नहीं तुम, कम से कम तो 2 खाते होगे, है ना। बताना कमेंट बॉक्स में कितनी रोटी खाते हो तुम, है ना। मान लो 2 रोटी खाते हो तुम। अब ये रोटी दोनों एक साइज की हैं, एक बराबर हैं। जैसे इसको तोड़ा मैंने, थोड़ा सा एक बाइट तोड़ दिया इस रोटी का, तो ये रोटी कैसी दिख रही होगी? सर ये पहले ऐसी थी, लेकिन जैसे ही आपने बाइट तोड़ दिया ऐसी हो गई। तो ये जो टूटा हुआ भाग है, ये अपने पूर्ण से छोटा होगा। मतलब ये रोटी से ये भी छोटा है और ये रोटी से ये भी छोटा है। आ रही बात समझ में? तो सिंपल सी बात है यार, कि जो पूरी चीज होगी अपने भाग से हमेशा बड़ी होगी, अपने भाग से हमेशा बड़ी होगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ही वस्तु के 2 गुने परस्पर में बराबर होते हैं। क्या बात कर दिया सर, इसमें तो ये तो बच्चों वाली बात है। जैसे एक ही वस्तु ले लिया मैंने, एक ही वस्तु है, दोनों बराबर हैं। अब दोनों का मैं 2 गुना अगर कर दूं या 3 गुना कर दूं, कुछ भी कर दूं, दोनों का मैं 2 गुना अगर कर देता हूं, तो क्या 2 गुना आपस में बराबर होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो बात वही है। और यहां पर बोल दिया कि एक ही वस्तु का अगर आधा आधा कर दिया तो भी वापस आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे एक रेखाखंड AB है जो 10 सेंटीमीटर की है, और एक रेखाखंड BC है, CD है, जो 10 सेंटीमीटर की है। अगर मैंने AB को भी आधा कर दिया, पहली पहली बात तो ये है कि ये दोनों रेखाखंड आपस में क्या हैं? सर बराबर हैं। ये भी 10 का है, ये भी 10 का है, तो बराबर वस्तुएं हो गई, एक ही वस्तु हो गई। अब इसका दोनों का आधा अगर आपने कर दिया तो इनका आधा भी बराबर होगा। मतलब इसका आधा 5 तो इसका भी आधा 5। तो अगर किसी वस्तु का आप आधा करते हैं तो आधा भी बराबर होता है, किसी वस्तु का 2 गुना करते हैं तो 2 गुना भी बराबर होता है। आइए एक बार 4, 5, 6, 7 एक बार दोबारा से देखते हैं। 4 में वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती मतलब एक दूसरे को ढक लेती हैं, वो आपस में बराबर होती हैं। 5वां, पूरा जो होता है अपने छोटे छोटे भागों से बड़ा होता है। पूरा जो होता है अपने छोटे छोटे भागों से बड़ा होता है ना। इसको एक बार और समझो। पिज्जा ले आया, पिज्जा, इसका सर एक स्लाइस बाहर निकाल दिया, तो ये स्लाइस, ये जो पूरा पिज्जा है अपने स्लाइस से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। 6वां क्या बोल रहा है? कि एक ही वस्तु का 2 गुना कर दिया तो आपस में बराबर होंगे, और एक ही वस्तु का आधा कर दिया तो भी आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार से नंबर वाइज आपको सभी के सभी अभिगृहित याद होने चाहिए। जिस प्रकार से आपने अभी अभिगृहित को समझा, उसी प्रकार से अब हम समझेंगे अभिधारणाओं को। अभिगृहित क्या होते हैं? अभी जो आपने अभिगृहित पढ़ा, इसका प्रयोग आप हर जगह पर कर सकते हैं। ये सर्वव्यापी होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल और केवल गणित में ही उसका प्रयोग करोगे, आप कहीं भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने तरह तरह के उदाहरण दिए, कुछ गणित के उदाहरण दिए, कुछ रेखा गणित के उदाहरण दिए, और कुछ नॉर्मल लाइफ के उदाहरण दिए। आपने देखा कि जो अभिगृहित होता है हर जगह पर लग रहा है। अब हम बात करेंगे अभिधारणाओं की। किसकी? अभिधारणाओं की। अभिधारणा जो होती हैं ये स्पेशली स्पेशली ज्यामिति के लिए बनाई जाती हैं।
अभिधारणा जो होती है, इसका प्रयोग जो आप करेंगे स्पेशली वो किसके लिए करोगे, ये ज्यामिति के लिए करेंगे। इसमें 5 अभिधारणाएं हैं, ये भी क्रमबद्ध तरीके से आपको याद होना चाहिए, सीक्वेंस से, मतलब पहला पूछूंगा तो पहला ही बताना है, तीसरा पूछूंगा तो तीसरा वाला ही बताना है, इस प्रकार से। आइए एक एक करके इन 5 के 5 अभिधारणाओं को, इन 5 के 5 पोस्टुलेट्स को समझते हैं कि क्या क्या मीनिंग निकलता है इनका। सबसे पहली बात है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ही सीधी रेखा खींची जा सकती है। अगर एक बिंदु है और यहां दूसरी बिंदु है, तो यहां से यहां तक आप केवल और केवल एक ही सीधी रेखा खींच सकते हैं, दूसरी नहीं। क्लियर है बातें? एक ही सीधी रेखा आप खींच सकते हैं यहां से लेके यहां तक, दूसरी खींच के दिखाओ दम है तो नहीं है सर। चलो, दूसरी बात क्या है, एक शांत रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा क्या होती है, जिसका दोनों पॉइंट फिक्स होता है, मतलब ना इधर ना इधर, ये शांत रेखा है। अब इसको मैं अगर दोनों तरफ बढ़ाने की कोशिश करूं तो मैं अनंत तक बढ़ा सकता हूं, अनंत तक बढ़ा सकता हूं, अनंत तक। अभी भी बढ़ा रहा हूं, मैं बाहर चला गया, इधर आओ, इधर भी बढ़ाएंगे अनंत तक, अनंत तक बढ़ा दो, अनंत तक, है ना। तो ये शांत रेखा थी ए बी, मैं दोनों तरफ इसको अनंत तक बढ़ा सकता हूं। बात क्लियर है? बात क्लियर है। पहला क्या था कि अगर दो बिंदुएं दी हुई हैं तो उन दोनों बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींच सकते हो। दूसरा क्या था कि सर कोई शांत रेखा है, उसके दो सिरे पता हैं, दोनों फिक्स्ड पॉइंट पता हैं, दोनों अंतः बिंदु पता हैं, तो उसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। कहां तक? अनंत तक। ठीक है। तीसरी बात क्या कहती है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। कोई भी बिंदु दिया है तो किसी भी त्रिज्या का आप एक वृत्त खींच सकते हैं, किसी भी त्रिज्या का, बड़ा छोटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों समझ में आ चुका है। चौथा, सभी समकोण परस्पर बराबर होते हैं। अरे भाई क्या बता रहे हो, जब समकोण है तो सब तो 90 अंश ही होंगे, तो सब बराबर ही तो होंगे, तो दुनिया के सभी समकोण आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। आइए पहले इन 4 को याद करते हैं, फिर 5वां याद करेंगे। पहला क्या बताया कि दो फिक्स पॉइंट हैं तो इनसे केवल और केवल एक ही सीधी रेखा आप खींच सकते हैं। दूसरा क्या बताया? दूसरा ये बताया कि कोई अगर शांत रेखा है जिसके दोनों फिक्स पॉइंट, दोनों अंतः बिंदु पता है, तो उनको आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तीसरा क्या बताया कि अगर कोई बिंदु पता है, कोई बिंदु दिया है, तो उसको उसको केंद्र मानकर आप वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। चौथा चौथा क्या बताया कि सभी समकोण, दुनिया के सभी समकोण जिनका मान 90 अंश का होता है, वो सब के सब आपस में हमेशा बराबर होंगे। क्लियर है बातें? ठीक है। 5वीं बात क्या है, तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा कि सर लाइव क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, है ना, और बता भी नहीं रहे हो कुछ। आज मुझे कहीं जाना है तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना। और अभी तुम्हारे लाइव क्लास का टाइम हो ही रहा है ना, 7:30 बज गए हैं, तो मुझे निकलना है कहीं नाइट में, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकल पाऊँ, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना। और कल लाइव क्लास हो जाएगी, कल से तो होगी, आज थोड़ा सा डिस्टर्ब था मामला। ठीक है। 5वें की बात करेंगे, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए, चाहे मुझे कितना काम आ जाए, चाहे तुम्हें भी कितना काम आ जाए, ये पढ़ाई चलती रहनी चाहिए दोस्त, है ना। 5वां जो है बहुत ही जबरदस्त है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका अभिधारणा है ये। क्या बोल रहा है ये? यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो। नहीं समझ में आया कुछ? आओ मैं समझाता हूं। दो सीधी रेखाएं हैं, दो सीधी रेखाएं हैं और इस पर एक सीधी रेखा गिरेगी, गिरा दो भाई। एक सीधी रेखा गिर गई, दो रेखाएं थी, दो सीधी रेखाएं थी और इस पर एक सीधी रेखा गिर गई। तो कहां तक की बात हो गई? यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरी तो गिर गई, अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, बोल रहा है ये जो सीधी रेखा गिरी है ना, ये जो सीधी रेखा गिरी है, अपने एक ही ओर दो अंदर वाले कोण, दो अंदर वाले कोण, दो उधर वाले भी हैं, दो उधर वाले, लेकिन हमसे बोल रहा है एक ही ओर, तो एक ओर मैंने दो अंतःकोण बना दिया। एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योगफल मिलकर दो समकोणों से कम हो। तो इधर वाला तो कम है, इधर वाला तो 90 से कम है ना, 90 तो ये हो जाएगा, 90 तो इतना होगा, लेकिन 90 से कम है, यहां भी 90 से कम है, तो दोनों 90 से कम है, दोनों 90 से कम है।
तो दोनों का योगफल दो समकोणों से, मतलब इसको और इसको जोड़ोगे तो 180 अंश से कम आना चाहिए, तो आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये दोनों रेखाएं आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद जरूर करेंगी। फिर से समझाऊं, अगर दो सीधी रेखाएं जो हरी वाली दिख रही हैं, इनके ऊपर एक रेखा गिराया, तो रेखा जब गिराया तुमने, तो रेखा के एक तरफ बनने वाले दोनों अंतःकोणों का योगफल अगर 180 डिग्री से कम हुआ, तो ये दोनों रेखाएं आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद जरूर करेंगी। तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनंत तक बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस पर योग दो समकोण से कम है। जिधर कम है उधर ही मिलेंगी, उधर तो ज्यादा है। यहां सर ये भी 90 अंश से ज्यादा है, ये वाला भी 90 अंश से ज्यादा है, तो इसको तुम अनंत तक बढ़ाओ, इसको भी अनंत तक बढ़ाओ, इनके बीच की दूरी तो बढ़ती जा रही है, ये कभी नहीं मिलने वाले। तो ये कुल मिलाकर जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर के वो मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे आसान आसान बिल्कुल बच्चों वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों की। कुल मिलाकर ये चैप्टर बहुत छोटा है और बहुविकल्पीय प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो कुल मिलाकर 4-5 ही मिल पाए मुझे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, फालतू का नहीं करा रहा हूं, तो 5 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं। आइए इसको 5 मिनट के अंदर देखते हैं। निम्न में से किसकी उपपत्ति की आवश्यकता होती है? अब देखो, इसको कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता, अभिगृहित और अभिधारणा को कभी सिद्ध नहीं करना पड़ता, ये पहले से मान लिए गए हैं, पहले से ही मान लिए गए हैं। आपने 7 अभिगृहित पढ़ा और 5 अभिधारणाएं पढ़ी, जो पहले से ही मान लिए गए हैं कि ये है तो है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अभी वृत्त चैप्टर पढ़ेंगे, त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे, चतुर्भुज चैप्टर पढ़ेंगे, जहां पर बहुत सारी प्रमेय आती हैं जिनको हमें सिद्ध करना पड़ता है, उसमें हमें उपपत्ति लिखनी पड़ती है। तो यहां पर ये प्रमेय ऑप्शन सही हो जाएगा कि निम्न में से किसकी उपपत्ति की आवश्यकता होती है, तो उपपत्ति किसकी लिखते हो? प्रमेय की। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। यूक्लिड ने अपनी पाठ्य पुस्तक दी एलिमेंट, एक यूक्लिड ने किताब लिखी थी, और किताब कैसे लिखी थी? अलग अलग देशों के लोगों ने बहुत सारा ज्यामिति का ज्ञान दे दिया, लेकिन इकट्ठा कौन किया? इकट्ठा किया उसको यूक्लिड ने, और इकट्ठा करके अपनी एक किताब में सभी ज्ञान को, जितना भी लोगों ने ज्ञान दिया था ज्यामिति के ऊपर, उसको एक किताब में जिसका नाम है दी एलिमेंट, इसमें संग्रहित कर दिया। तो वही पूछा जा रहा है कि इसको कितने भागों में बांटा गया था? तो इसको कुल मिलाकर 13 अध्याय में बांटा गया था। इसको कुल मिलाकर कितने अध्याय में? 13 अध्याय में बांटा गया था। इसको भी आप याद रखेंगे। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कि यदि x बराबर 2z, y बराबर भी 2z, मतलब ये x और y दो वस्तुएं हैं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं। पहला अभिगृहित है ना, कि एक ही वस्तु के बराबर अगर दो वस्तुएं हैं तो ये दोनों वस्तुएं आपस में बराबर होंगी। यह यूक्लिड का कौन सा अभिगृहित है? पहला तो नहीं था दोस्त, पहला तो नहीं था ये। यूक्लिड ने बताया, जैसे मैंने बताया था ना आपको, कि अगर एक ही वस्तु के बराबर वस्तुएं हैं तो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो कौन सा हो जाएगा? छठवां हो जाएगा। छठवां कौन सा था? छठवां था कि बराबर में बराबर को जोड़ोगे तो आंसर भी बराबर आएगा। पांचवां कौन सा था? पूर्ण वाला, कि कोई भी पूर्ण चीज है तो अपने भाग से हमेशा बड़ी होती है। तो चौथा अभिगृहित आपने पढ़ा था क्या? ये वाला, कि अगर एक वस्तु दो वस्तुओं के बराबर है तो दोनों वस्तुएं भी आपस में क्या होती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो यहां पर चौथा अभिगृहित हो जाएगा, है ना, चौथा अभिगृहित हो जाएगा। पिरामिड का आधार कैसा होता है? पिरामिड कैसा कैसा आपने देखा है? सर हमने तो एक ही पिरामिड देखा है, ये वाला, ये वाला पिरामिड है। क्या ऐसा भी पिरामिड हो सकता है क्या? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, ये भी एक पिरामिड है ना। मतलब पिरामिड में ऊपर हमेशा एक कोना मिलेगा, और प्रिज्म में जैसा नीचे वैसा ऊपर। 8वीं क्लास में पढ़ा था आपने। तो पिरामिड सर क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? सबका एक ही कोना है, यही वाला। क्या ऐसा भी पिरामिड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ये भी एक पिरामिड का ही रूप है, ये भी एक पिरामिड का रूप है। मतलब पिरामिड का जो आधार है वो चतुर्भुज भी हो सकता है, वो पंचभुज भी हो सकता है, वो खटभुज भी हो सकता है, मतलब वो
कितनी भी भुजाओं वाला हो सकता है, तो वो कोई भी बहुभुज हो सकता है, कोई भी बहुभुज, वो त्रिभुज भी हो सकता है, वो त्रिभुज भी इस प्रकार का हो सकता है। ये भी एक तरह का क्या है, पिरामिड है। आ रही बात समझ में, जिसको हम टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। बात करेंगे हम अपने आखिरी प्रश्न की, जहां पर दिया है एक ठोस में विमाओं की संख्या होती है। कोई ठोस है, उसमें कितनी विमाएं होती हैं, तो उसमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसा कि आपको पता होगा, जो बिंदु होती है, बिंदु होती है वो विमा विहीन होती है, मतलब डायमेंशन लेस होती है। इसमें ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। अगर हम रेखा की बात करें तो चौड़ाई रहित लंबाई को ही रेखा कहते हैं, मतलब इसमें चौड़ाई कुछ नहीं होती, इसमें केवल और केवल लंबाई होती है। तो इसमें विमाएं 0 विमा है बिंदु में, इसमें केवल और केवल 1 विमा है किसमें, रेखा में। और अगर मैं दूसरी बात करूं किसी भी पृष्ठ की, सरफेस की, तो इसमें 2 विमाएं आती हैं, लंबाई भी आती है और चौड़ाई भी आती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसी ठोस आकृति की, अगर मैं बात करता हूं दोस्त किसी ठोस आकृति की, तो इसमें कुल मिलाकर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आता है, और ऊंचाई तीनों आता है। तो ये ठोस आकृति है, और इसमें 3 इसमें 3 विमाएं आती हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कोई ठोस आकृति है तो उसमें विमाओं की संख्या, तो बता देंगे 3 होगी। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 5 जो एक छोटा और प्यारा सा चैप्टर था, जिसमें कुछ बातें इतिहास से भी थी, और कुछ मैथ्स की बातें थी, कुछ ज्यामिति की बातें थी, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से कवर किया। तो आई होप कि मजा आया होगा ये समझ के, है ना। बच्चा चैप्टर था, ये तो छोटा सा चैप्टर था सर, ऐसे ही उड़ा देंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको भी आप जरूर, ज्यादा प्रैक्टिस की तो जरूरत नहीं है, लेकिन बीच बीच में प्रैक्टिस की जरूरत है ना। ऐसे ही बीच बीच में मैं कराता रहूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपका काम है जो मैं करा रहा हूँ उसकी बढ़िया बेहतरीन प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो अपना ध्यान रखेंगे, मिलेंगे कल लाइव क्लास में, है ना। आज तो लाइव क्लास नहीं हो पाई, कल पक्का होगी, है ना। तो आज थोड़ी सी दिक्कत थी मुझे, और कहीं जाना है मुझे, इसलिए आज की लाइव क्लास मुझे कैंसिल करनी पड़ी। तो कैंसिल तो नहीं किया मैंने, तुम्हारा दूसरा क्लास शेड्यूल कर दिया यहाँ पर। जो आज मैं लाइव क्लास में कराने वाला था, मैंने दिन के समय में ही रिकॉर्डिंग कर दिया इसकी, और आपके पास अवेलेबल करा दिया। तो ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं कल लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच।